बहुत 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 स्वागत है सभी लोगों का आज की क्लास में और प्रहार बैच की ये रे ऑप्टिक्स की दूसरी क्लास जिसका टॉपिक है क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हेलो राजू, हेलो शिवम, हेलो ध्रुव, हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग? मजे कर रहे हैं? गुड गुड गुड। हाँ जी, लगता है लोग अटक गए हैं। संतोष बाबू बढ़िया, पार्थ बहुत बहुत शानदार, गुड। आई एम गुड पार्थ, हर्षली वेरी गुड वेरी गुड, दिव्या हेलो एवरीवन, मनीष शंकर पांडे जी भी आ गए, बहुत बढ़िया। शिवम, अवनी, आर्यन, सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है भाई, आई एम गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग हर्षली। आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, नेचर से भी मैं बहुत अच्छा हूँ और स्वास्थ्य में भी मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, ओके चलिए। हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू और कर्व्ड मिरर्स भी चालू हो जाएगा। ठीक है, ये आज हम करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जो जो टॉपिक कवर होते जाएं आप उसके क्वेश्चंस किसी भी बुक से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि लगभग हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कम से कम दिक्कतें आएंगी और ऐसा हो भी रहा होगा। थैंक यू हर्षली, मैं बहुत अच्छा हूं भाई। सभी लोगों का धन्यवाद, इतनी ज़्यादा तारीफ, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। ठीक है, ओके, सही बात है। हाँ सही है, बहुत कम दिक्कत हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत ही सही बात है। ठीक है, ओके। तो आपके कमेंट सेक्शन में कई सारे लोगों ने मुझसे डाउट पूछा कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे लग जाता है पता कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत बहुत ध्यान से देखें क्या क्वेश्चन है। ठीक है, इमेजिन करें एक क्यूब। क्या इमेजिन करें? एक क्यूब। ये रहा एक क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्यूब जैसा लगे। हाँ लग रहा है ना, स्क्वायर, मान लो स्क्वायर है। तो अब उस क्यूब के कर दो 8 टुकड़े। उस क्यूब के कर दो 8 टुकड़े। ठीक है, उस क्यूब के कर दो 8 टुकड़े। ठीक है, इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, ये डायग्राम, ओहो हो क्या बन गया सर, ये तो खुफिया लग रहा है। ठीक है, ये तो मिस्ट्री हो गया। ठीक, तो इमेजिन करोगे तो आसान लगेगा, इस डायग्राम में आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है। ठीक है, यस 7 इज द आंसर। ठीक है, ओके ओके दिव्या, बिल्कुल सही बताया था आपने, बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्या है, आपके पास 8 रूम का सेट है। ठीक है, एक क्यूब में 8 टुकड़े कर सकते हो ना, अगर क्यूब को ऐसे 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 करके डिवाइड कर दो। ठीक है, और 3 मिरर्स है। ठीक है, इमेजिन करो 4 रूम बिल्कुल एडजेसेंट आपके फर्स्ट फ्लोर पर हैं और 4 ही रूम उनके ऊपर सेकंड फ्लोर पर है, ऐसा इमेजिन करो। ठीक है, 4 रूम फर्स्ट फ्लोर पर, 4 रूम सेकंड फ्लोर पर, आप किसी एक रूम में हो। ठीक है, मान लो मैं इस रूम में। ठीक, तो जैसे ही मैं सामने वाली दीवार में देखूंगा, उसके इधर आगे वाले रूम में मेरी एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, फिर मैं इधर देखूंगा तो इधर वाले मिरर ने मेरी एक इमेज बना दी, और फिर से इन दोनों मिरर्स की वजह से सामने भी एक इमेज बनेगी। ये मैं टॉप व्यू से दिखा देता हूं आपको। ये क्वेश्चन बन गया कि आदमी यहां है, अभी टॉप व्यू है, ये आदमी ये रहा। आदमी की इधर भी इमेज बनती है, इधर भी इमेज बनती है, इधर भी इमेज बनती है। ये 3 इमेजेस हमने कल देख ली थी। ठीक है, ये 3 इमेजेस इन 2 मिरर्स की हेल्प से टॉप व्यू है, इमेजिन करना पड़ेगा, बन जाती है।
अब 3 इमेजेस बन गई हैं नीचे के 3 रूम में और चौथा मैं एक रूम में हूं ही। ये भी एक मिरर है और इस मिरर को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं क्योंकि ये पार्ट ऑफ द मिरर वही इमेज बनाएगा जो कि पूरा एक्सटेंडेड, कितना ही बड़ा कर लो उतना भी वही बनाएगा। तो इस जैसे ही मिरर को मैंने बड़ा किया तो नीचे के सारे रूम से उसे कुछ कुछ दिखा। 3 जगह इमेजेस दिखी, एक जगह मैं दिखा। तो ऊपर वाले फ्लोर पर चारों में इमेज बन जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस मिरर। ठीक है, नीचे 3 इमेजेस, एक तो ऑब्जेक्ट है मैं हूं, और ऊपर चारों इमेजेस, तो 4 और 3 मिलकर हो गए 7। बिल्कुल सही बात है, आसान क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग बात। ठीक है, आया समझ में? आ गया ना भाई? जल्दी बोलो, आया कि नहीं? हाँ कि ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बुक्स में इसका आंसर गलत दिया होता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें। ठीक है, गलत आंसर से लोग गलत कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं जो कि बहुत डेंजरस हो जाता है। ठीक है, हाँ, 4 वाया सीलिंग एंड 3 वाया एडजेसेंट वॉल्स, बिल्कुल सही बात है ध्रुव। ठीक है, ओके। सुंदर पिचाई यार, रिपीट रिपीट बोल के काम नहीं चलेगा यार, डाउट बताओ ना, रिपीट रिपीट कैसे? हाँ ठीक है, हाँ भाई, ये विजुअलाइजेशन से ही आसान है। विजुअलाइजेशन बहुत ही सही स्ट्रॉन्ग पावर है जो आप में डेवलप होनी ही चाहिए। ठीक है, मैं चाहूँगा इंडिया के इंजीनियर्स हाईली विजुअलाइज्ड तरीके से सोचें, ऐसा ना सोचें जो बुक में लिखा है या जो फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले और सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। आपकी विजुअलाइजेशन और कंसेप्ट ही काम आते हैं फाइनली। ठीक है, ओके। तो चलिए भाई, 45 डिग्री पर एंगल ये गिरी, ये 10 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है। आपसे पूछा गया है भाई कितनी बार इमेज बनेगी, कितनी बार इमेज बनेगी। तो अगर मैं देखूं 45 पे गिरी तो 45 पे आगे जाएगी, ये भी एंगल 45 होगा। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो मुझे ये लगता है कि 10 सेंटीमीटर में एक रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, ओके। यहां क्या बात लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं रे प्रोसीड बाय 10 सेंटीमीटर इन वन रिफ्लेक्शन। एक रिफ्लेक्शन में 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाती है। तो 200 सेंटीमीटर में, 2 मीटर को मैं 200 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। कितनी रिफ्लेक्शन हो जाएंगी बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, ओके। मणिशंकर बोल रहे हैं 21, मणिशंकर जी बोल रहे हैं 21, और कोई? 121, कुंवर ने बोल दिया 121। अबे शगुन चल रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, 21 इज द राइट आंसर। बिल्कुल 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 गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बताओ भाई क्या? 19, 20, चेक करो। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं। सोच के देखो, सोच के देखो, अगर ये 11 सेंटीमीटर का होता, अगर ये 11 सेंटीमीटर का होता तो कितनी रिफ्लेक्शन हो चुकी होती, कितनी हो चुकी होती? आप बोलोगे ये 11 सेंटीमीटर का होता तो 2 रिफ्लेक्शन हो चुकी होती। सही बात है, ठीक है। एक तो पहली हो रही है, 11 सेंटीमीटर में 2 रिफ्लेक्शन हो रही है। अब बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से इस बात, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। 11 में 2 रिफ्लेक्शन हो रही हैं और 19 तक जाते जाते भी 2 ही रिफ्लेक्शन हो रही है। इनफैक्ट 20 पर भी 2 ही रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, 20 पर भी 2 ही रिफ्लेक्शन हो रही है। क्यों? क्यों भाई क्यों? आंसर बिल्कुल सिंपल है, 200 सेंटीमीटर में 20 रिफ्लेक्शन हो जाएंगी। ना ही 21 ना ही 19। ठीक है, ना ही 21 ना ही 19, 20। सिंपल आंसर है यार, सिंपल आंसर है।
ठीक है, सीधा सोचना है। हाँ ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अब ये समझे कैसे, बुक्स में गलत लिखा होता है और हो सकता है यहाँ भी किसी ने गलत लिख दिया और नहीं, यहाँ तो नहीं लिखा, ठीक है। हाँ हाँ, कुछ लोगों ने, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्या ये स्ट्राइक कर रही है रे यहाँ पर? बिल्कुल सही बात है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कम से कम ये 1 माइक्रोमीटर, मान लो ये मिरर है, ये मिरर है, बहुत ही, रे यहां स्ट्राइक की यहां, तो ये जो छोटा सा गैप है ये कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, 1 नैनोमीटर इतना होगा, 1 फेम्टोमीटर इतना होगा, सही बात है, कुछ तो होगा ही ना। जहां रे स्ट्राइक करेगी वो एज से 1 एटम तो आगे होगा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत ध्यान से, नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, कुछ नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, हम कुछ नेग्लेक्ट नहीं कर रहे। तो जब ये स्ट्राइक कर रही है तो ये कॉर्नर के एज से बहुत 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 थोड़ा सा आगे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, कम से कम 1 माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, फेम्टोमीटर तो आगे होगी होगी, ठीक है। और ये जो आप बोल रहे हैं 20 रिफ्लेक्शन तो हो ही जाएंगी, 20 रिफ्लेक्शन तो हो ही जाएंगी। सोच के देखो, 1 सेंटीमीटर का भी होता तो 1 रिफ्लेक्शन हो जा रही थी, 11 सेंटीमीटर में 2 रिफ्लेक्शन हो जा रही हैं, ठीक है। ऐसे करते करते 191 सेंटीमीटर में 20 रिफ्लेक्शन हो जाएंगी, 191 सेंटीमीटर में भी 20 रिफ्लेक्शन हो जाएंगी। अब बात आती है जब 200 सेंटीमीटर पे स्ट्राइक करेगी, क्या ये कर पाएगी? लास्ट रिफ्लेक्शन हो पाएगा क्या? मान लो ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, पहली वहां हुई, दूसरी यहां हुई, तीसरी नीचे, और 20वीं कहाँ होने वाली होगी? 20वीं यहाँ हुई होगी, दूसरी ऊपर है ना, तो 20वीं यहाँ होगी, ऐसे यहाँ कहीं, और 21वीं रिफ्लेक्शन हो पाएगी क्या? ये 20th रिफ्लेक्शन, ये 20th रिफ्लेक्शन, 21st रिफ्लेक्शन हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो उतने ही मार्जिन से मिस कर जाएगी जितने मार्जिन से ये स्ट्राइक हुई है, ठीक है, जितने मार्जिन से ये स्ट्राइक हुई है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन को काउंट नहीं किया था, ठीक है, ओके। तो इस बात का ध्यान रखें, काफ़ी सारी बुक्स इसको गलत गलत आंसर देती हैं, ये एक मिसकंसेप्शन डेवलप करने वाला क्वेश्चन है। लोग 20 + 1 या 20 - 1 करके लिख देते हैं, अलग अलग बुक्स अलग अलग आंसर देती रहती हैं, ठीक है, ओके। 21st हो नहीं पाएगी, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट को ले लिया तो लास्ट को नहीं लोगे, ठीक। आगे बात समझ में, क्यों? बिल्कुल, इट विल बी 1 फेम्टोमीटर 1 नैनोमीटर हेड, सो नो रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज फाउंड बाय एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द ओरिजिन, विच ऑफ द आई विल ऑब्जर्व मिरर 2, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ओरिजिन पे बैठा हुआ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मिरर है, 45 डिग्री पे बैठे हुए हैं, ये डी है, ये डी है, और 45 डिग्री अच्छा तो नहीं दिखाया मगर मान लेते हैं 45 डिग्री है, ठीक। आंख, ये पेरिस्कोप बनाया किसी ने, पेरिस्कोप, हाँ पेरिस्कोप ऐसे करके बना देते हैं, ऐसे 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 ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, लगभग 2 पैरेलल मिरर्स होते हैं, थोड़ा ऐसे, ठीक है, इधर से देखते हैं और ऊपर से रे आती है और ऊपर से दिख जाता है, ठीक है, बनाया होगा लोगों ने पेरिस्कोप, तो हाँ जेड शेप, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हाँ सबमरीन वाला, बिल्कुल सबमरीन वाला, तो ये वही कंसेप्ट है, ये वही कंसेप्ट है। नीचे की चीज ऊपर से देखी जा सकती है, आंख यहाँ बैठा दूं, ऑब्जेक्ट वहां हो तो आंख को दिख जाएगा, ठीक है, ऊपर की चीज नीचे से देखी जा सकती है, नीचे से ऊपर की चीज, इसके ऊपर पेरिस्कोप बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? देखो कई सारे तरीकों से कर सकते हो, मुझे तो ये लगता है अच्छा कि मैं मिरर को एक्सटेंड कर दूं, मिरर को मैंने एक्सटेंड कर दिया, अब बहुत आसानी से दिखती है इसकी इमेज, कहाँ बनेगी? इसकी इमेज यहां बनेगी, सही बात है, ये आ गई इमेज 1 जो मिरर 1 ने बना दी। अब फिर से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ये कितना दूर है? ये कुछ दूरी है, ठीक है, दूरी अगर आपको निकालनी है तो निकाल सकते हैं, ये भी डी है, ये भी डी है, तो ये d√2 है, तो इधर भी d√2 पे बन जाएगी, तो d और d इधर भी d√2 पे इमेज बन जाएगी फाइनली, जो ये मिरर बना रहा होगा, ठीक है, d√2 का मतलब है ये d तो है ही, ये भी d ही होगा। तो कोऑर्डिनेट मिल गए भाई मुझे फाइनल इमेज के, फाइनल इमेज के कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं मुझे? x में दिख रहा है d पीछे और y में दिख रहा है d ऊपर, तो -d और +d,
कितना सरल सिंपल बात में हमने आंसर दे दिया -d + t। सही बात है। ओके, कोई मुझसे इस इमेज के कोऑर्डिनेट पूछेगा तो मैं बोलूंगा भाई x में पॉजिटिव है और y में नेगेटिव है। ठीक है, गॉट इट। सीधा आंसर है बी, नहीं सी आंसर लग रहा है भाई मुझे तो। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, सी आंसर लग रहा है। बी क्यों बोल रहे हो, बी क्यों बोल रहे हो भाई पांडे जी, क्या हो गया? ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, तो आपको छोटा मिरर दिया हो उसको एक्सटेंड कर दो, उसको एक्सटेंड कर दो, इमेज देख लो, बहुत आसान पड़ता है। ठीक है, हाँ ठीक। वरना एक और तरीका है, वरना एक और तरीका है, वरना एक और तरीका है। वो तरीका क्या कहता है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा टेढ़ू सा मिरर। ठीक है, अब आप क्या करो, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 45 है। तो 45 दूसरी साइड, जैसे हमने कल बनाए थे, 45 दूसरी साइड उतनी ही दूर पर, ये d डिस्टेंस है तो 45 इधर d डिस्टेंस पर इमेज बना दो। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये इमेज आ गई। ठीक है, जितना एंगल मिरर के साथ वो लाइन बना रही होगी उतने ही दूसरी साइड मिरर के साथ इमेज वाली लाइन बनाती है। सिंपल सी बात है, ये हमने कल किया ही था। ठीक है, तो मल्टीपल मेथड्स आर देयर इन रे ऑप्टिक्स। जैसा आप सोचें वैसा आप कर सकते हैं, बट अच्छा और सिंपल सोचना बेहतर है। ये मुझे आसान लगता है, मिरर को एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर देते हो तो दुनिया सिंपल लगने लगती है। सही है। हाँ, ओहो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर तो नहीं है ना? हाँ, इसका आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क दे दूं, होमवर्क दूं, मजा आएगा। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। क्वेश्चन कहता है भाई सनरेज आ रही थी, बहुत दूर से आती हैं सनरेज, इसलिए पैरेलल मान लेते हैं उनको। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल मिरर, ये मिरर है, दिस इज अ मिरर, ये मिरर है आपका। ठीक है, falls on a vertical screen, an object is placed on the mirror as shown in the figure। ये ऑब्जेक्ट है h हाइट का जो आपने रख दिया। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही थी कौन, मिरर, सॉरी रेज। ऑब्जेक्ट की लेंथ h है और लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द स्क्रीन विल बी, ये दूरी दी नहीं है, ये दूरी दी नहीं है, ध्यान से आंसर करेंगे। ये दूरी हमें पता नहीं है, इसको मान लो, मानना है तो ठीक है, पर हमें बतानी है इमेज नहीं, क्या, लेंथ ऑफ शेडो ऑन द स्क्रीन। लेंथ ऑफ शेडो ऑन द स्क्रीन का मतलब क्या? ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। ठीक, डायग्राम थोड़ा अलग से बना देता हूं जिससे आसानी हो। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिरर बहुत बड़ा मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, यहाँ रही स्क्रीन, ये रही स्क्रीन। ठीक, तो क्या होगा, ये लाइट ऐसे जाएगी और यहाँ टकरा के पहुंच जाएगी। लाइट यहाँ पहुंच रही है, ठीक है, लाइट यहाँ पहुंच रही है, और क्या होगा, हाँ, और एक और काम होगा। ठीक है, लाइट इधर भी आ रही है, ठीक है, उसी एंगल पे गिर रही है, थीटा थीटा, ये भी लाइट है, लाइट यहां भी पहुंच जाएगी, मगर लाइट इसके बीच में नहीं पहुंच पा रही, लाइट इसके बीच में नहीं पहुंच पा रही। यही है शेडो, यही है शेडो, आपको शेडो ही निकालनी है। ये दूरी आपको पता नहीं है, एक्स मान लो और कुछ कुछ करो, थोड़ा दिमाग चलाओ, आंसर आ जाएगा। लोग आंसर बोल रहे हैं कुछ कुछ, ठीक है, देखते हैं। आरिफ बोल रहा है डी, कुंवर बोल रहा है बी। ठीक है, ये जो स्कैम कर रहे हैं मैं उनको गूगल लगाऊं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो होमवर्क क्वेश्चन हो गया अब, ठीक है, आंसर उसका पोस्ट करेंगे सभी लोग सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ढंग से सॉल्व करना है, ये नहीं कि जिस पहले ने जो लिख दिया वो आंसर हो गया। एक मिरर है, लेंथ L का, मूव करता है हॉरिजॉन्टली एज शोन इन द फिगर विद अ वेलोसिटी v। ठीक है, ये एक मिरर है जो v वेलोसिटी से मूव करता है, और आपको बताना है द मिरर इज इल्यूमिनेटेड बाय पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट p। पॉइंट सोर्स है यहाँ पर बैठा है लाइट p का ग्राउंड पर, और फिर वो क्या करता है, द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द स्पॉट ऑन द ग्राउंड इंक्रीजेज, इस मूवमेंट पर,
इस मूवमेंट पर किस रेट से जो क्या है लेंथ ऑफ द स्पॉट वो बढ़ेगी। ठीक है, इस मूवमेंट पर किस रेट से लेंथ ऑफ द स्पॉट बढ़ेगी वो आपको बताना है। तो चलो इस दूरी को मान लेते हैं x। ठीक है, ठीक, डायग्राम मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं होमवर्क में दे दूंगा। चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, डायग्राम अच्छा नहीं है, हम दोबारा बना देते हैं। ये हमारी लाइन ओरिजिन, ये है मिरर, थोड़ा आगे जा चुका है पर हमें तो उसी मूवमेंट पर बताना था, तो हम x को 0 बोल देंगे बाद में। ठीक है, मगर ध्यान रखना आप पहले 0 बोल दो और फिर डेरिवेटिव कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, यहां से सोर्स से लाइट जाएगी, लाइट गई और लाइट यहां आ गई। ठीक है, ये रही पहली रेस, फिर लाइट और आगे गई और दूर तक चली गई। ये है स्पॉट लेंथ, ये है स्पॉट लेंथ। ठीक है, ये किस तरीके से बढ़ रही है, ये y है, ये y है। आपको dx बाई डी टी दिया है, हिंट ये है आपको dx बाई डी टी दिया है, गिवन है ये। ठीक है, कितना v, और आपको dy बाई डी टी चाहिए, dy बाई डी टी चाहिए, और वो भी कब चाहिए, जब x 0 हो, वो भी कब चाहिए, जब x 0 हो। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ सब मुश्किल क्वेश्चन होमवर्क में दे दो यार, अब मुश्किल रहा नहीं, अब मुश्किल रहा नहीं, मैंने सब तो बता दिया क्या करना है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स की फील ही ऐसे आती है जब तक आप रे डायग्राम नहीं बनाना सीखते, जब तक आप रेज के साथ फ्रेंडली नहीं होगे ना। ठीक है, जब तक आपका दिमाग चमकेगा नहीं कि भाई रेज कैसे चलती हैं, सीधी सीधी लाइन बनानी है, थोड़ी सी ज्योमेट्री है, एंगल वगैरह का ध्यान रखना है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। ठीक है, हाँ आप बोलोगे मैं कर दूंगा, ऐसा क्या। ठीक है, कल पूछ लेना। ठीक है, आज मैं रट के नहीं आया आज मुझे याद नहीं आंसर क्या है। ठीक है, चलो, when an observer should be where an observer should be placed so that on the line to see the image of a point light source। ठीक है, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, इस लाइन पर ये कहाँ रहे, इस लाइन पर ये कहाँ रहे कि उसको इस सोर्स की इमेज दिख जाए, इस सोर्स की इमेज दिख जाए। तो ऐसे करने के, हाँ ठीक है, ऐसे करने के दो तरीके हैं, इसको फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। वापस से क्वेश्चन हो गया ना, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू मतलब ऑब्जर्वर को सोर्स की इमेज देखनी है, तो वो कहां कहां बैठ सकता है, कहां से कहां तक बैठ सकता है। तो सिंपल सी बात है, उसकी आंख में रे पहुंचा दो। ठीक है, ये कुछ एंगल होगा थीटा, ये भी होगा थीटा। ठीक है, कुछ हमें दूरियां दी नहीं है तो हम मान लेते हैं ये एल है। ठीक है, ये एल है और ये भी एल है, ऐसा मान लो, आसान रहेगा। तो यहां से भी रे पहुंची ऐसे और फिर ऐसे पहुंची। ठीक है, तो ये L/2 है, ये भी L/2 हो गया, ये भी L/2 हो गया। ठीक है, तो L/2 और बीच का L, इस दौरान इन दो लाइंस के बीच में अगर मेरा ऑब्जर्वर है जो कि दूरी है 2L, तो 2L इज द लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑन दिस लाइन, 2L इज द लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑन दिस लाइन। ऑब्जर्वर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होगा तो उसको इमेज दिखती रहेगी, प्रोवाइडेड वो देखना चाहे। ठीक है, हाँ फील्ड ऑफ व्यू L नहीं है, 2L है। ठीक है, हाँ ओके। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। ठीक है, एक ही है वैसे तो, बात तो एक ही है। ठीक है, मुझे तो वो दूसरा तरीका लगता भी नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, लोग बोलते हैं फिर भी दूसरा तरीका है, तो मैं बता देता हूं कि लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं भाई ये सोर्स है, सोर्स की इमेज बना दो उतना ही पीछे, सोर्स की इमेज बना दो उतना ही पीछे S डैश। ठीक है, और इस इमेज को देखना है, इस इमेज को देखना है इस लाइन पर, तो बस ये चाहिए हमें। तो कहते हैं ये दूरी L है
अरे बस उन्होंने यही वाला ट्राइंगल ऐसे ही यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, और कुछ नहीं किया है, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, सोर्स की इमेज, इमेज से आती हुई लाइट, ठीक है, पीछे वैसे लाइट है नहीं पर सॉल्व करने का तरीका है। ये एल, अब देखेंगे ये एल है और ये भी एल है, तो ये 2L है तो ये भी 2L है। ठीक है, थोड़ी कम मेहनत लगी, ऐसा फील होता है कि थोड़ी कम मेहनत लगी। ठीक है, हाँ ओके, तो इस तरीके से जा सकते हो, उस तरीके से जा सकते हो, बट फिर भी मुझे यही तरीका पसंद है क्योंकि एक्चुअल में यही हो रहा है, एक्चुअल में यही हो रहा है। आई प्रेफर दिस मेथड बिकॉज इट इज गिविंग यू बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रे आ कैसे रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप गड़बड़ इसमें विजुअलाइजेशन जा सकती है। ठीक है, हाँ चलिए, if observer is moving with velocity v then the time for which he can view the image, बिल्कुल सही बात है, तो बहुत ही आसान है, 2L/v, 2L/v टाइम तक वो इमेज देख पाएगा क्योंकि वो v वेलोसिटी से चल रहा है, एक्सेलरेशन वगैरह भी पिक्चर में आ जाता है, तो उससे हाँ लास्ट वाला आसान, बिल्कुल सही बात। ठीक है, ओके ओके, सो यू कैन चूज एनी ऑफ दीज टू मेथड्स। ठीक है, आई प्रेफर दिस, माई पर्सनल चॉइस इज दिस। ठीक है, हाँ चलिए भाई, किसी ने ये भी बोला था कि भाई वेक्टर फॉर्म में आप हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दो। ठीक है, वो मैं बताने भी वाला था वैसे तो। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप खुद भी निकाल सकते हो यार, खुद निकालो ना लॉ, सिंपल है। आपको लॉ नॉर्मल फॉर्म में तो पता ही है, तो कॉमन सेंस लगाएंगे आ जाएगा। चलो करते हैं, नॉर्मल को मान लेते हैं बाहर की ओर। ठीक है, ये ध्यान रखना हमारा नॉर्मल बाहर की ओर है। ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, आई कैप बोल दो इसको, ये एंगल थीटा है। ये है रिफ्लेक्टेड रे, इसको आर कैप बोल दो। ठीक है, ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, ओके, अब बहुत ध्यान से देखो, क्या आप इन तीनों वेक्टर्स को किसी तरह से जोड़ पा रहे हो? ठीक है, किसी तरह से जोड़ मतलब कोई संबंध इनके बीच स्थापित कर पा रहे हो? ठीक है, कि आई प्लस आर नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रहा है, या आर माइनस आई नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रहा है, या नॉर्मल माइनस आई कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा क्या आप सोच पा रहे हो? मुझे तो दिख रहा है। ठीक है, ये दो वेक्टर्स को अगर मैं यूनिट वेक्टर्स को मैं ऐड करूंगा तो इस डायरेक्शन में मुझे कुछ मिल जाएगा। सही बात है, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला आर कैप माइनस आई कैप, आर कैप माइनस आई कैप, जो वेक्टर आएगा इज अलोंग एन कैप। क्या ये सही बोला मैंने? आर वेक्टर माइनस आई, क्योंकि आई इधर था तो मैंने माइनस आई किया, तो माइनस आई इधर चला जाएगा ऊपर की ओर, और आर और माइनस आई जो है ना वो अलोंग एन कैप आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके। तो और आर कैप माइनस आई कैप का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, आर कैप और माइनस आई के बीच जो एंगल है ना वो 2 थीटा है, और यूनिट है 1, यूनिट वेक्टर है ना, तो 2 × 1 × कॉस ऑफ हाफ एंगल, ये होता है ना भाई वेक्टर्स का रिजल्टेंट 2f कॉस ऑफ एंगल बाय 2। तो ये जो वेक्टर आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, वो आ रहा है 2 cos थीटा, और काम खत्म हो गया इन दो बातों से, इन दो बातों से मेरा काम खत्म हो गया। ये इसकी डायरेक्शन में है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, तो बस मुझे क्या और चाहिए, मुझे आ गया आंसर इज इक्वल टू 2 cos थीटा एन कैप। ठीक है, और एन कैप थीटा भी आना था। लोगों ने कहा भाई मुझे ना अच्छा नहीं लगता है cos थीटा, तो हमने कहा किसी और तरीके से कर लो, किसी और तरीके से कर लो। cos थीटा की वैल्यू आप कई सारे तरीकों से लिख सकते हो, cos थीटा की वैल्यू कई सारे तरीकों से लिख सकते हो। आर डॉट एन भी cos थीटा है, माइनस आई डॉट एन भी cos थीटा है। किसी ने कहा भाई आई डॉट एन क्या है, तो हमने कहा भाई cos थीटा है मगर माइनस साइन के साथ।
किसी ने कहा आर डॉट एन क्या है, तुमने कहा वो तो भाई कॉस थीटा है, तो आप जो यूज करना चाहो। जनरली आई डॉट एन इज माइनस कॉस थीटा यूज करते हैं, तो यहां लिख देते हैं माइनस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप और एन कैप। इसको उधर ले जाते हैं, आर कैप इज इक्वल टू आई वेक्टर माइनस आई डॉट एन एन कैप। ये आ जाता है हमारा वेक्टर लॉ इन, सॉरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ओके। इस फॉर्म में आप इसको याद रखें। क्यों इस फॉर्म में ज्यादातर पूछा है? इंसिडेंट रे दी होती है, इंसिडेंट रे दी होती है, रिफ्लेक्टेड रे पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है और यहां आपको रिफ्लेक्टेड रे दी है, इंसिडेंट रे पूछा है, तो आई विल प्रेफर दिस कि भाई कॉस थीटा की जगह आप आर डॉट एन यूज कर लो। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपको क्या दिया है, क्या पूछा है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, इंसिडेंट और नॉर्मल दिए होते हैं, रिफ्लेक्टेड रे मांग लेते हैं। टू कहां गया? अरे हाँ सॉरी, माय फॉल्ट। टू कहां गया? टू तो यहीं रहना था भाई, टू कहां जाएगा? टू कहां जाएगा? ठीक है, टू तो यहीं है, ये टू ही है। ठीक है, ठीक है, टू बाय चांस मिस्टेक हो गई थी, तो खो गया था बेचारा, आ गया। थैंक यू। किसने बताया? आर्यन ने। ठीक है आर्यन, वेरी गुड। टू कहीं नहीं जाएगा, टू ये होगा। ठीक है, ओके, गॉट इट। हाँ, इससे ये पता लगता है, मुझे भी ना रटी नहीं हुई है चीजें। ठीक है, हाँ, ठीक, दिमाग मेरा जो है वो मेमोरी बेस्ड नहीं है। ठीक है, मुझे याद नहीं रहती हैं चीजें, पर हाँ कंसेप्चुअली आई एम गुड, तो चीजें डराइव हो जाती हैं। हाँ, अगर दो छूट गया तो यहां भी दिखता नहीं है। ठीक है, हाँ, चलो भाई, इसको ध्यान रखें, आप कंसेप्ट पर स्ट्रांग रहें, चीजें बहुत इजी रहती हैं। गॉट इट। चलो भाई, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आ गया, क्वेश्चन भी लेके आया मैं आपके लिए, जिससे कि समझ में तो आए कर क्या रहे। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे चाहिए हमें। हमें क्या क्या दे रखा है? हमें इंसिडेंट वेक्टर दे रखा है, हमें नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, द नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस पॉइंट इज अलोंग। ठीक है, नॉर्मल भी दे रखा है और इंसिडेंट वेक्टर भी दे रहा है, रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर चाहिए हमें। ठीक है, कर दो भाई, अभी अभी यही बात की, जल्दी से आप निकाल दो। आर कैप कैसे हमने निकाला था? आई कैप माइनस टू, जो हम भूल गए थे, अब नहीं भूल रहे, एन डॉट दिस और एन कैप। ठीक है, हाँ, सब यूनिट वेक्टर ले लो तो आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम आई कैप को क्या लें? आई कैप को लेंगे हम आई प्लस जे माइनस के बाय रूट 3, ये लिखना भाई। ठीक है, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है। एन कैप को क्या लिखेंगे? एन कैप को लिखेंगे आई प्लस जे बाय रूट 2। ठीक है, बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ करेंगे, आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? जल्दी बताओ, सॉल्व करो भाइयों और आंसर बताओ, कौन सा आंसर मैच हो रहा है? मुझे तो लग रहा है कोई सा मैच नहीं हो रहा है। और क्या मुझे सही लग रहा है? कम ऑन, बी क्विक। कोई नहीं कर रहा है सॉल्व। ठीक है, आलसी लोग हैं क्या? आलसी लोग आ गए हमारी क्लास में। आई इज दिस, तो आई प्लस जे माइनस के बाय रूट 3 माइनस 2 इंटू आई डॉट एन, आई डॉट एन आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 2 और 2 बाय रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू एन कैप है आई प्लस जे बाय रूट 2। रूट टू और 2 ये गायब हो गया, तो ये आ गया माइनस 2i माइनस 2j, माइनस 2i बिल्कुल बना माइनस आई और माइनस 2j भी बना माइनस जे माइनस के बाय रूट 3। कौन सा ऑप्शन मैच हो गया भाई? सब माइनस है, सब माइनस आ गए ना। नन ऑफ दीज मैच हो गया ये तो, हाँ नन ऑफ दीज मैच हो गया। ठीक है, नन ऑफ दीज मैच हो गया। ठीक, बाई चांस अगर चौथा ऑप्शन भी हो, ठीक है, और वो भी मैच ना हो रहा हो ना,
तो एक छोटा सा काम करके देख लेना, एक छोटा सा काम करके देख लेना। वो काम क्या होता है? वो होता है नॉर्मल को पलट देना, होता है नॉर्मल को पलट देना। क्योंकि हमने ही तो अपनी कन्वेंशन के हिसाब से नॉर्मल ऐसा लिया है। नॉर्मल ऐसा होना जरूरी नहीं होता, नॉर्मल ऐसा भी हो सकता है, नॉर्मल वैसा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो नॉर्मल की वैल्यूज पलट के फिर यहां डालेंगे, और कुछ होगा क्या फर्क? मुझे नहीं लगता, नहीं कुछ भी फर्क नहीं होगा, तब भी आंसर ही आएगा। ठीक है, तो आंसर ही मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ, इसकी भी जरूरत नहीं है, सब मैच। ठीक, हाँ। अर्शली बच्चे बहुत ध्यान से, टू कहाँ गया? कहीं नहीं गया भाई, ये रूट टू गायब हो गया, ये टू आया था, टू यहाँ लिख दिया, 2i और 2j माइनस साइन किया। खुद सॉल्व करके देखो ना यार, ये कैसी बातें पूछ रहे हो मुझसे? ठीक है, अनंत ये क्या है? हाँ, ओके हर्षली बहुत ध्यान से सुनो भाई। ठीक है, आई हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, हमने जो लॉ बनाया है ना वो यूनिट वेक्टर्स के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो हमने कहा आई कैप इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर क्या होगा? जो वेक्टर दिया है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही नॉर्मल का वेक्टर क्या होगा? नॉर्मल दिया है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, और कुछ नहीं किया, बस अब इस एक्सप्रेशन में डाल दिया हमने, इस एक्सप्रेशन में डाल दिया। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट कर लिया। अब मैं क्या बताऊं भाई, वैल्यूज डाली हैं, अब आ जाएगा इतना तो। ठीक है हर्षली, ठीक है, तुम्हारा नाम तो मैं सही प्रोनाउंस करता हूं ना, हर्षली, हर्षली, हाँ। ठीक है, ओके। वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लेन मिरर के केस में, वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लेन मिरर के केस में, ये भी एक बहुत बहुत सुंदर अच्छा सिंपल केस है, और इसी केस से हम कर्व्ड मिरर्स में भी मूव करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखें क्या होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना पीछे इमेज बन जाती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ठीक है, आगे मतलब ये जो x है ना, ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन नहीं है, ऑब्जेक्ट की दूरी है मिरर से। तो ये x जो है ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है, हाँ। तो हमने कहा कि भाई अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इधर है, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होगी, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, हाँ, इसके लिए अगर आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट फॉर्म में जाना है ना, तो हम इसका यूज कर रहे हैं। आगे जाके हम एक मिरर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f मान लें अभी। ठीक है, एक छोटी सी बात मान लो तो, हाँ, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हमने ये बोला, यहाँ f 0 होता है, सॉरी f इनफाइनाइट होता है प्लेन मिरर के केस में। ठीक है, f इज इनफाइनाइट, ये सारी बातें अभी आएंगी, थोड़ी देर में ही आ जाएंगी। f इज इनफाइनाइट फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर। अगर ये बात नहीं भी समझ में आए तो फाइनल चीज ध्यान रखना, फॉर प्लेन मिरर। ठीक है, तो हमने कहा f इनफाइनाइट हो गया तो v इक्वल टू माइनस यू हो गया, v इक्वल टू माइनस यू हो गया। वी यू क्या है अभी बता देता हूँ, ये है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये बन जाता है ये v और u वेलोसिटी नहीं है, ये v और u वेलोसिटी नहीं है, v को बोलते हैं हम इमेज डिस्टेंस, v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। आगे बस यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर डेरिवेशन हो जाता है, बस इसलिए मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारी चीजें मिरर के रेस्पेक्ट में या मिरर से नापी जाती हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो dv बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी टी, और इस चीज को बोलते हैं, ये जो चीज बनी इस चीज को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मगर आगे भी एक और बात आएगी ट्रिकी, इसको माइनस साइन, इस चीज को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर।
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और अब तो हमें इमेज की वेलोसिटी चाहिए ना, विद रिस्पेक्ट टू मिरर नहीं चाहिए, तो इसको मैं लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसको लिख देंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और ये एक्सप्रेशन बन जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज नथिंग बट, इसको उधर ले गए तो ये बन गया क्या क्या क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ईदर यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट और डू दिस थिंग। ठीक है, मुझे ये चीज प्रेफर रहती है, मुझे ये याद रहती है तो मैं इसका यूज कर लेता हूं, किसी को ये याद रहे तो डायरेक्ट जल्दी से आंसर इससे आ जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी एम माइनस वी। अब ये जो है, ये जो वैलिड है ये ओनली अलोंग नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू मिरर वाली डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। तो भाई पैरेलल टू मिरर में क्या है, पैरेलल टू मिरर में क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, इनफैक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर भी नहीं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर, पैरेलल टू मिरर इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर। ठीक है, ये एज इट इज ट्रांसफर हो जाती है। और भी काम की बात है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर का वो कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू मिरर इज यूजलेस, इज यूजलेस। ये बेचारा ऐसे ही बेइज्जती खा गया। ठीक है, इसकी हमने कर दी घोर इंसल्ट। ये कुछ है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो काफी काम की बातें हो गई इस पेज पर। क्या क्या, एक हो गई ये एक्सप्रेशन जो आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा हो गया ये एक्सप्रेशन, ये तो याद होना ही चाहिए क्योंकि ये सिंपल सा इसी से डिफरेंशिएट करके लाए हम। ठीक है, तीसरी हो गई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मिरर के पैरेलल जो कंपोनेंट है ना वो पूरा पूरा इमेज को चला जाता है, पूरा पूरा। ठीक है, और लास्ट बात हो गई मिरर की घोर बेइज्जती। मिरर की जो वेलोसिटी है वो ऐसे भी हो सकती है ना, ऐसे जा रहा है मिरर, या ऐसे, ये कंपोनेंट भी है, दोनों कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, दोनों कंपोनेंट हो सकते हैं। तो अगर मिरर के पास मिरर के पैरेलल कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट है तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, उससे कुछ होगा ही नहीं, उससे कुछ होगा ही नहीं। क्या होगा, मिरर ऊपर भाग जाएगा, ऑब्जेक्ट भी यहीं रहेगा, इमेज भी यहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, ओके, ओके। हाँ, डीवी बाई डी टी को वी आई बाई एम कैसे लिखा, प्रांशु बोल रहे हैं। प्रांशु बहुत ध्यान से सुन, ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये v क्या है, v क्या है, v है इमेज का डिस्टेंस मिरर से। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस मिरर से। तो जब मैं इस डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज पूछूंगा तो यही तो होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर के रेस्पेक्ट में। सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है भाई। सुमित बाबू बोल रहे हैं आज मेरा बर्थडे है। ठीक है, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, वो थोड़ा भारी एग्जांपल है। हैप्पी बर्थडे सुमित, अगर ये सच है तो। ठीक है, राइट लेफ्ट नहीं बोला ध्रुव, गलत ले रहे हो। ठीक है, राइट लेफ्ट नहीं बोला है। ठीक, ओके। तो पहला सिंपल सा केस, ये मिरर है, मिरर जा रहा है इधर 3 मीटर पर सेकेंड से, ये ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है इधर 4 मीटर पर सेकेंड से। इमेज बताओ किधर जा रही होगी और कितनी मीटर पर सेकेंड से, जल्दी से। पहला क्वेश्चन ये, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद प्रॉपर साइन। ठीक है, डायरेक्शन बतानी है, आई कैप माइनस आई कैप वगैरह। ठीक है, दूसरा ये रहा मिरर, मिरर की वेलोसिटी कुछ ऐसी है, 5 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री पर।
ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ ऐसी है 5 मीटर पर सेकेंड 53 पर। आपको इमेज की वेलोसिटी बतानी है वेक्टर फॉर्म, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन आई जे कैप। ठीक है, आई जे के लिए मैं डायरेक्शन चूज करवा देता हूं, इसको हम y बोलेंगे, इसको हम x बोलेंगे, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो जल्दी से दोनों क्वेश्चन का आंसर देंगे और आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, कुछ लोग 10 बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अगर हमें फॉर्मूला याद है, ठीक है, मुझे तो याद नहीं आता, 2m माइनस वी ओ, शायद यही था ना, चीटिंग कर लूं थोड़ी सी, 2m माइनस वी ओ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यही था। ठीक, तो ये जल्दी से आंसर दे देता है, ये जल्दी से आंसर दे देता है, मगर ये नहीं भी होता तो हम पुराने वाले मेथड से जाते। ठीक है, तो 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर है इधर की ओर, इधर क्या है माइनस आई, तो 2 इंटू माइनस 3i, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 4i, सॉल्व किया तो माइनस 10i आ गया। ठीक है, माइनस 10i मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में 10 की स्पीड से मिरर इमेज भाग रही होगी। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो इसके कंपोनेंट ले लेते हैं, इसके कंपोनेंट लेते ही हमें ये मिल रहा है कितना, ये मिल रहा है 5 cos 37, मतलब कि इधर आ गया 4, इधर आ गया 3, ये हो गया 4, इसके भी कंपोनेंट हमने लिए, इधर आ गया 3 और इधर आ गया 4। ठीक है, 3 4, इन दोनों में लगेगा वो वाला एक्सप्रेशन 3 और 4 में, इसमें ये 3 बेचारा बिल्कुल बेइज्जती खा के बैठा हुआ है, सदमे में है, इसका कोई यूज नहीं है। इस 4 को एज इट इज ट्रांसफर कर देंगे, तो सबसे पहला काम तो यही कर देते हैं, ये आ गया 4, ये वाला 4 एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ और हो ना हो तो हमें जे कैप तो मिल गया, 4j कैप। ठीक है, अब हमने इसमें और इसमें लगाई अगेन वही वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर वाला एक्सप्रेशन, 2vm माइनस vo, ये नॉर्मल कंपोनेंट के लिए ही वैलिड था, तो हमने कहा 2vm, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर है उधर माइनस का 4, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है प्लस का 3। सॉल्व करा तो ये आ गया 8 और 3 11, तो माइनस 11i प्लस 4j इज दी वेलोसिटी ऑफ इमेज। बिल्कुल सही बात है, प्राची गुड, सचिन गुड, ध्रुव गुड, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, विशेष गुड, सचिन एसके अगेन गुड। ठीक है, ठीक है भाई, कैसे लगाने फॉर्मूले समझ में आ गया, इस 3 का कोई यूज नहीं था। सही, अब आप मुझे ये बताएं कि आप नोट्स कैसे बना रहे हैं, कैसे बना रहे हो नोट्स। नोट्स कैसे बना रहे हो भाई, जल्दी बताओ, क्योंकि क्वेश्चन तो हम बहुत सारे कर ले रहे हैं। हाउ यू आर फॉर्मिंग नोट्स। सही। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। सर डायरेक्ट विजुलाइज करके नहीं कर सकते, कर सकते हैं, हाँ। हम्म, ठीक है, ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यही यही सही तरीका है। देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम स्लो हो जाएं और कम सिचुएशंस देखें, कम प्रैक्टिस करें, कम कंसेप्ट पर इंटेंसिफाई तरीके से जाएं। ठीक है, सारी सिचुएशन विजुलाइज नहीं होंगी फिर। ठीक, वो तरीका मुझे सही नहीं लगता। दूसरा तरीका यही है, ठीक है, कि हम ज़्यादा सिचुएशंस देख लें, हम कंसेप्ट को बहुत डीपली समझें, उस पर वाइड वेराइटी के क्वेश्चंस कर लें, प्रैक्टिस बहुत हाई हो जाए। ये तरीका अच्छा है, बस इसमें एक ही कमी आती है कि आप नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द क्लास आप क्वेश्चन नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल सही बात है, आप क्वेश्चन नहीं लिख सकते क्योंकि इतना समय होता नहीं है। ठीक है, हाँ। अब
जो भी मैं थ्योरी पार्ट करा रहा हूं, जैसे अभी इस पेज को देखें, ये पेज थ्योरी था, पूरे में मैंने समझाया कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो बस आपको इतना लिख लेना है, और ये ज्यादा नहीं है, ये तो बहुत ही कम है। ठीक, इतना लिखकर जल्दी से अप्लाई करना सीख लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने एक दो एग्जाम्पल भी दी। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चंस, सिर्फ वो क्वेश्चंस, या तो मैं बोलूं बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको वो क्वेश्चन नेचुरली समझ ही नहीं आया कि ये क्या था, ये अजीब था, इसमें मेरी जो नेचुरल थिंकिंग है वो जा नहीं रही। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में ले लेना है, नोट जरूर बनाए। ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। तो नोट जरूर बनाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखें, कुछ अच्छे क्वेश्चन जरूर रखें। हाँ, सारे क्वेश्चंस आप नोट्स में इंक्लूड करें ऐसा जरूरी नहीं है, ये प्रैक्टिस पर्पस से है आपको। हाँ, आप एक टाइप में एक दो क्वेश्चंस कर लो, इतना चलेगा। ठीक है, जैसे अब हम वेलोसिटी ऑफ इमेज पे 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें से एक या दो क्वेश्चन आप इंक्लूड कर लो, आधे क्वेश्चंस को आप पीडीएफ में रहने दे सकते हो, चलेगा इतना। ओके, हाँ, हाँ, अगर कोई लिख पा रहा है, ठीक है, अगर कोई लिख पा रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर कोई सब कुछ लिख पा रहा है तो बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ए क्या कर रहा है, ए बेचारा ऐसे आ रहा है मिरर की तरफ, ठीक है, v2 वेलोसिटी से, और b जो है वो v3 वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। तो हमें इसकी इमेज की वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये तो बड़ा ही भयंकर सा क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले इसकी इमेज तो दिखाएं, इसकी इमेज तो दिखाएं। इसकी इमेज बनेगी यहां, इसके इधर, और इधर आ रही होगी, सही बात है। ये है ए की इमेज, ए डैश, और v2 वेलोसिटी से इधर आ रही होगी। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। ऑल यू नीड इज जस्ट विजुअलाइजेशन। ठीक है, ऑल यू नीड जस्ट विजुअलाइजेशन। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज सुपर इजी, इज v2 प्लस v3। समझ रहे हो? अगर आप सही सोच पा रहे हो तो इस चैप्टर के क्वेश्चन, ये भारी क्वेश्चन लगता है लोगों को, इसमें पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, इज v2 प्लस v3, इज v2 प्लस v3 मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, हाँ, ठीक है, v2 प्लस v3 मैग्नीट्यूड वाइज एरो दिखा रखे। ठीक है, चलो अब भारी क्वेश्चन भी ले लेते हैं। क्या सारे क्वेश्चन आसान होते हैं? नहीं, ये हमने कर लिया है, ये हमने कर लिया है ना भाई, तो ये होमवर्क हो गया आप, ऐसा तो कर लिया ना, एक 5 30 डिग्री पर 10 इस पर। ठीक है, खुद ट्राई करना, आंसर लिखना और बताना, इसमें और कुछ तो है नहीं। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क ना, सही है? हाँ जी, अब आ जाते हैं आगे। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। ठीक है, हाँ, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन मिरर 1 with respect to the image in mirror 2 in the situation as shown। ठीक है, कुछ एंगल वगैरह दिया नहीं है तो हम ले लेते हैं, ये एंगल थीटा है, ये वेलोसिटी v है, ये है मिरर 1, ये है मिरर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेज 1 दिखाते हैं, उसकी वेलोसिटी दिखाते हैं, फिर इमेज 2 दिखाएंगे, उसकी वेलोसिटी दिखाएंगे, और फिर रिलेटिव वेलोसिटी लगा देंगे। ठीक है, हाँ, ओके। तो पहला हम क्या कर रहे हैं, मिरर 1 दिखा रहे हैं, ये है मिरर 1, मिरर 1, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है v वेलोसिटी से, यहां पे बनी इसकी इमेज। तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी बताओ भाई? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ये इमेज है, इसकी वेलोसिटी भी v होगी। ओके, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ इमेज 1, वेलोसिटी ऑफ इमेज 1। अब हमने पेज को कर दिया बांटना,
अब हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर टू। मिरर टू ये रहा मिरर टू, और ये रही वेलोसिटी वेक्टर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये है वेलोसिटी वेक्टर ऑब्जेक्ट का। इसको क्या करना है आपको, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बांट देना है। इसको दो हिस्सों में बांट देना है। एक हिस्सा रहा ये मिरर के परपेंडिकुलर, और एक हिस्सा रहा ये मिरर के पैरेलल। थीटा एंगल हमें इसके साथ ये दिया है, तो मैं बोलूंगा भाई ये वाला कंपोनेंट है v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट है v sin थीटा। सही बात है। और मैं बना दूंगा यहां इमेज, ये ऑब्जेक्ट था, यहां आ गई इमेज, आ गई इमेज, और कुछ नहीं। इमेज के कंपोनेंट बिल्कुल ये वाला पलट के दे देते हैं, और ये एज इट इज आ जाता है। इस बार मिरर नहीं चल रहा है, तो मिरर को हमें मिरर के रेस्पेक्ट में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मिरर है ही नहीं, तो ये आ गया v sin थीटा, और ये आ गया v cos थीटा। सही बात है। ये है इमेज 2, ये है इमेज 2। अब ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इन दोनों में हमें रिलेटिव निकालना है। इन दोनों में हमें रिलेटिव निकालना है, या फिर एक और तरीका हो सकता है। ठीक है, या फिर एक और तरीका हो सकता है, इन दोनों में हमें रिलेटिव निकालना है। अरे ये तो ये एक ही है, ये v वेक्टर, यही v वेक्टर है, तो इन दोनों में रिलेटिव निकाल लो। इन दोनों में रिलेटिव निकालना बहुत आसान है, 2v sin थीटा। लोग कहते हैं अबे ये कैसे आ गया भाई, ये कैसे आ गया? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, 2v sin थीटा। क्या आपका आ रहा है 2v sin थीटा? सोचो। संतोष बाबू गलत, हर्षाली गलत। ठीक है, अभिरूप i प्लस जे, थीटा 45 थोड़ी है। यस ध्रुव, बिल्कुल सही। ठीक है, इन दो में रिलेटिव करोगे तो ये सेम कंपोनेंट है, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होके 2v sin थीटा बन जाएंगे। सिंपल सी बात है, गॉट इट। हाँ ठीक है, तो ये आपका आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल थॉट के साथ आप इसको करें तो 2v sin थीटा बहुत जल्दी दिख जाता है। ये हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सेम ही वेलोसिटी है, तो चाहे इन दो का रिलेटिव ले लो या इन दो का रिलेटिव ले लो, एक ही बात है। ठीक है, हाँ, 2v sin थीटा इज द आंसर। 2v sin थीटा इज द आंसर। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके नोट्स में हो तो ये पूरी कैटेगरी को कवर कर लेते हैं। ये जनता पूरी कैटेगरी को कवर कर लेती है। थीटा एक प्लेन मिरर है, रुका हुआ है थीटा, और ये v वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट है जो x एक्सिस के अलोंग भाग रहा है v वेलोसिटी से। इसकी इमेज जो होगी उसको वेक्टर फॉर्म में आपको बताना है। इसकी जो इमेज होगी उसको वेक्टर फॉर्म में आपको बताना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको इन्वॉल्व करेगा, आपको यूज करना पड़ेगा सारी चीजें कि भाई क्या हमें साइन थीटा कॉस थीटा ये वो कहानी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए boy walks this constant velocity v along the x-axis as shown if the mirror is inclined at a theta with the horizontal, then what is the velocity of image in vector form? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वेक्टर फॉर्म के लिए फिर से मैं वही काम करूंगा, मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करूंगा। मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करूंगा, एक होगा मिरर के पैरेलल और एक होगा मिरर के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखते हैं, ये थीटा, ये थीटा, ये हो गया v cos थीटा, और ये हो गया v sin थीटा। v cos थीटा, v sin थीटा, v के हुए टुकड़े, cos इधर sin इधर। हमने कहा भाई इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इसी लाइन पर इधर इतना ही दूर ले जाओ। फिर से ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, पलट के दे दो। ये पैरेलल कंपोनेंट है, ऐसे का ऐसे ही दे दो, ऐसे का ऐसे ही दे दो। तो ये हो गया v cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया v sin थीटा। चलो v sin थीटा लिखने की जगह नहीं है हमारे पास, यहाँ लिख दें v sin थीटा।
पर अभी चाहिए तो भाई ये वेक्टर फॉर्म में ना, चाहिए तो ये वेक्टर फॉर्म में, तो इसको अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन खत्म हो गया है, फिजिक्स वाला पार्ट कुछ नहीं बचा, सिर्फ मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत बची है, उसको भी आप डील कर लेंगे। ये है v cos थीटा, ये है v sin थीटा, और ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है। ठीक है, तो वर्टिकल के साथ ये वाली लाइन थीटा बना रही होगी, और हॉरिजॉन्टल भी यहीं ड्रॉ कर देते हैं, ये एंगल थीटा है। अब बस हमें वेक्टर फॉर्म में इन चीजों को दिखाना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। वाई सर, वाई नॉट कंपोनेंट्स ऑफ मिरर? कंपोनेंट्स ऑफ मिरर भी करते हैं भाई, ठीक है, हाँ, बट आई डोंट प्रेफर, उससे गलती हो जाती है। ठीक है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। ठीक, उससे कर सकते हैं मगर उससे गलती हो जाती है, तो ना करें वो काम। ठीक है, मेरी एडवाइस तो ये, आप चाहो तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दूँ। ठीक, कंपोनेंट ऑफ मिरर से आप वेलोसिटीज गलत ले लेते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसका कॉस स्क्वायर, इसका साइन स्क्वायर, तो यहां आ गया कॉस 2 थीटा। इधर भी कॉस का साइन कंपोनेंट, साइन का कॉस कंपोनेंट, तो आ गया। तो डी इज द राइट आंसर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन बहुत बड़ा नहीं है, सॉल्यूशन बहुत बड़ा नहीं है, तो डोंट चेंज द मेथड, एक मेथड पे मास्टरी करो। ठीक है, हाँ, बाकी भी आने चाहिए, बाकी भी आने चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा कि मल्टीपल मेथड्स नहीं आने चाहिए, बट एक पे बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो हमेशा आपके साथ रहे। ठीक है, मिरर के कंपोनेंट लेना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, टेक्निकली वो सही नहीं है। और आपको बताना है ये मैडम कैसे उड़ रही हैं, बहुत ही खुश हैं मगर उड़ रही हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या ये सच में उड़ रही हैं? नहीं, ये सच में उड़ नहीं रही, ये एक्चुअल में एक स्टूल पर बैठी हुई होंगी और आगे की बॉडी की इमेज दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है ये उड़ रही हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छी पिक्चर लगी तो मैंने आपके सामने रखी, आप भी ऐसी पिक्चर खिंचवा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्लेन मिरर्स चला हुआ है। हाँ, ठीक है, ओके, चलिए, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर्स पे हमने बहुत बहुत सारी चीज़ें की, उनको अगर मैं समराइज करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्लेन मिरर्स के बारे में क्या सीखा? ठीक है, कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। इमेज बनाने वाले, बच्चा अपने पिता की इमेज देख रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हमने बात की कुछ और बातों के बारे में, जैसे कि फील्ड ऑफ व्यू, कितने इमेजेस बनती हैं दो मिरर्स के द्वारा, अगर हम मिरर को टर्न कर दें तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से टर्न होती है, उस पर एक अच्छा क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे समराइज्ड फॉर्म में याद रहनी चाहिए या आपके पास नोटेड होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो भाई अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। मिरर ही है बट इस बार स्फेरिकल फॉर्म में है, मतलब कि ये एक स्फीयर का टुकड़ा होता है। ठीक है, ऐसे करके स्फीयर है, एक गोल बॉल। ठीक है, जिसको आपने अंदर से या बाहर से सिल्वर कर दिया है। ठीक है, बाहर से सिल्वर करोगे तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, अंदर से सिल्वर करके काट दोगे तो कॉनकेव मिरर बनेगा। ठीक है, ओके, हाँ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं एरोडोव के क्वेश्चन आपको बता दूंगा, वैसे सारे क्वेश्चन आप लोग करें। ठीक है, एरोडोव के भी क्वेश्चन आप लोग सब ट्राई कर सकते हैं, बस मिरर्स वाले अभी, ठीक है, जो जो मैं करवाता जाऊं, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट के सारे क्वेश्चन ट्राई करो, हो गया वो। ठीक है, ईएम वेव्स उसमें वैसे है नहीं, रे ऑप्टिक्स के भी करना मगर पढ़ाने के बाद। ठीक है, हाँ, रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं हमेशा, 3 भी आ जाते हैं कई बार। तो ये कहता है भाई पोल क्या है? पोल है मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। आपने मिरर को कोई भी टुकड़ा ले लिया, जैसे मैंने कहा भाई मैंने तो इतना टुकड़ा ले लिया, ये वाला पार्ट ले लिया, तो मैं बोलूंगा इसका मिड पॉइंट ये रहा पोल। ठीक है, ये रहा इसका पोल। ओके, इतना पार्ट लिया तो ये रहा पोल।
ठीक, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस स्फीयर का आपने ये पार्ट लिया है, जिस स्फीयर का आपने पार्ट लेकर मिरर बनाया है, उस स्फीयर का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन को, जैसे इस पार्ट के लिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इस पार्ट के लिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, एक्चुअल मिरर के लिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पी और सी को जोड़ने वाली लाइन। डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन से आप और मैं कुछ कोई नहीं बदल सकते। ठीक है, ध्यान रखें, डेफिनेशन के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं की जानी चाहिए, ना आपको हक है ना मुझे इन डेफिनेशंस को बदलने या इनको छेड़ने का। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। फोकस, from where a ray parallel to principal axis passes or appear to pass after reflection। ठीक है, सारी डेफिनेशन बहुत ही सटीक तरीके से लिखी गई हैं। इनके साथ जैसे कि मैंने बोला, IIT JEE एडवांस इन्हीं बातों पर आपको फंसाएगा। बहुत ही लोगों को लगता है कि तो कॉमन सेंस हमने 10th में पढ़ा हुआ है, ऐसा लगता है ना आप ही लोगों को। ठीक है, हमने तो 10th में पढ़ा हुआ है कि ये कौन सी नई बात बता दी, पर ये ही काम की बातें हैं, यही काम की बातें हैं। और पूरा स्फेरिकल मिरर इस पेज से हैंडल किया जा सकता है इन डेफिनेशंस की हेल्प से, बस। ठीक है, जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने पूरा प्लेन मिरर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के अलावा कोई और लॉ वगैरह नहीं सीखा। जहां भी कहीं हमने बात की हमने बेसिक से, हाँ, फिर फॉर्मूले वगैरह डिराइव किए। ठीक है, मगर हाँ, तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेशंस are treated as, can be treated as law, but law and definitions are different। law नेचर बनाती है, ठीक है, हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, डेफिनेशंस हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज ब्लैक कलर, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, दिस इज अ डेफिनेशन कि इस टाइप का जो कलर होगा ना, मैं उसको ब्लैक बोलूंगा। उस टाइम पर जब इसको ब्लैक बोला जा रहा था, कोई इसको ब्लैक भी बोल सकता था, कोई इसको ब्लैक भी बोल सकता था। ठीक है, मगर एक बार जब एक्सेप्ट हो गई कि हाँ इसको ब्लैक बोलेंगे, तो आप भी ब्लैक ही बोलेंगे, आप बदल नहीं सकते। ठीक है, आप बदलेंगे तो गड़बड़ जाएगी। ओके, हाँ ठीक है, तो ये डेफिनेशंस ये इंपॉर्टेंट हैं। ये डेफिनेशंस इसी फॉर्म में आपके नोट्स में लिखी होनी चाहिए और आपको कंठस्थ होनी चाहिए, आपके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। इसीलिए मैं डेफिनेशन पार्ट पे, लॉ पार्ट पे बहुत स्ट्रेस करता हूं। इन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल। आपके गड़बड़ हो गए, लोग कुछ भी बोल रहे होते हैं। भाई फोकस क्या है? फोकस है सेंटर और पोल के बीच का पॉइंट। अबे ऐसे कौन सा फोकस है? ये कौन सा फोकस हुआ भाई? फोकस की डेफिनेशन ये है। ठीक है, ओके, हाँ चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में कंफ्यूज हो जाते हो, क्यों? ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये है बाहर से सिल्वर्ड, अंदर की सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगी, इसको बोलेंगे कॉनकेव। केव मतलब धसा हुआ। ठीक है, ऐसे धसा हुआ अंदर से, रे ने धसा दिया उसको, तो यह केव, केव्ड इन। वैक्स, वैक्स होता है बल्ज आउट। ठीक है, कोई चीज बाहर की ओर मुंह करके बैठी है तो बल्ज आउट है, ये वाली सरफेस कॉन्वेक्स है, वैक्स। अगर मिरर इधर से देखने पर मिरर लग रहा है तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। इधर से आदमी खड़ा हुआ देख रहा है, उसको ये मोटा सा पोर्शन बाहर आता हुआ दिख रहा है और यहीं से उसको अपनी शक्ल दिखती है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। अगर इधर से उसको अपनी शक्ल दिखेगी तो केव्ड पार्ट में शक्ल दिख रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, F इक्वल टू आर बाई टू पहले भी पढ़ा था। हाँ गलत पढ़ लिया ना भाई, F इक्वल टू आर बाई टू नहीं होता, एक केस है ये। ठीक है, तो फिर आ गए हम फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आ गए, जो कि हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? देखते हैं भाई क्या पता होना चाहिए। हमने कहा कि क्या डिफरेंस है इनमें, तो हमने एक बना लिया स्फीयर, बड़ा सा स्फीयर।
ठीक है, अच्छा स्फीयर है, ठीक ठीक लग रहा है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा बनाते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा सेंटर, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल था, ये मिरर है, यहां से यहां तक मान लेते हैं ये मिरर है। बाकी तो ऐसे ही फील लेने के लिए बनाया है, ठीक है, इसको काट देते हैं, बीच बीच में गैप है, ठीक है। ठीक है, इतना ही मिरर है। हमारी आई एक पैरेलल रे, एक पैरेलल रे आई, टकराई यहां से, ये था सेंटर। ज्योमेट्री इतनी आनी चाहिए कि काम चल जाए, कम से कम सेंटर से पास होने वाली लाइन स्फीयर के ऊपर नॉर्मल होती है, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल अगर हुआ थीटा, तो ये भी एंगल थीटा पे ही जाएगी रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी रे थीटा पे ही जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात, ये थीटा, ये तो थीटा है ही, पैरेलल रेज है, थीटा थीटा, ये हुआ फोकस, ये हुआ फोकस। अब ये देखते हैं कि फोकस क्या सही में मिड पॉइंट है या ऐसे ही हमने बोल रखा है कुछ। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखें, अब बहुत ध्यान से देखें, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है, ये कौन सा, इसको कुछ भी बोल दो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को बोल दो ओ। ठीक है, CFO इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, CSFO इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें इसको हमने बोल दिया x, इसको भी x बोलना पड़ेगा। ठीक है, यहां से डाल दिया परपेंडिकुलर, हाँ ये लग नहीं रहा है आइसोसेलेस मगर मान लो यार, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। ठीक, तो ये x, ये परपेंडिकुलर डाला हमने इस पे, तो ये है रेडियस। अब बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, ये कितना हो गया, ये हो गया x, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो x cos थीटा, ये हो गया x cos थीटा, तो ये भी x cos थीटा हो गया, सेम बात है। तो क्या मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच गया, r इज नथिंग बट 2x cos थीटा, हाँ या नहीं, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। ठीक है, r इज इक्वल टू 2x cos थीटा एंड फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ यहां से नापी जाती है पोल से, सारी चीजें पोल से नापी जाती हैं, इसको आप f बोलते हैं, इसको आप फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, एज पर डेफिनेशन, focus is the point on the principal axis where a parallel ray striking the mirror will pass after reflection. ठीक है, f क्या हो गया, f हो गया r माइनस एक्स, तो हमने कहा भाई x तो हमारे पास आ चुका है, r माइनस r/2 cos थीटा। ओहो हो, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये है फोकल लेंथ। ठीक है, प्रूफ इज यार ये कोई बड़ा प्रूफ थोड़ी है यार, इतना सिंपल सी बात है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, फिर से बेसिक पे आ गया, हम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के अलावा तो कुछ पता ही नहीं है हमें। हाँ ठीक है, तो फोकल लेंथ इज एक्चुअली r माइनस r/2 cos थीटा, इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू। फिर हमें क्या याद है भाई, हमने क्या किया हुआ है, हमने r/2 क्यों याद कर लिया, क्यों कर लिया ये काम, हाँ क्यों कर लिया मैं बताता हूं। ठीक है, एज थीटा टेंड्स टू जीरो, एज थीटा टेंड्स टू जीरो, जितना थीटा छोटा होता जाएगा आप बोलेंगे भाई फोकस, फोकल लेंथ जो है ना ये r/2 को टेंड करने लग जाएगी। ठीक है, और हम इन केसेस को ज्यादा डील करते हैं, क्यों वो भी मैं बताऊंगा। दोज रेज आर कॉल्ड, दोज रेज, कौन सी रेज, जो कि थीटा छोटा बनाती हैं नॉर्मल के साथ, आर कॉल्ड पैराएक्सियल रेज। ठीक है, दीज रेज आर कॉल्ड पैराएक्सियल रेज, पैराएक्सियल रेज। ठीक है, हाँ ये पैराएक्सियल रेज होती हैं जो कि थीटा छोटा बनाती हैं, और हाँ
ठीक है, ठीक है, ये 10th का ही डेरिवेशन हो सकता है। इसमें कौन सी हमने नई बात सीखी, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाई, एंगल आई इक्वल टू एंगल लगाया, ठीक है, तो कुछ नया नहीं। हम जनरली पैराएक्सियल रेज में डील करते हैं, हम जनरली पैराएक्सियल रेज में डील करते हैं। और पैराएक्सियल रेज कौन सी है, उनकी सिर्फ एक कंडीशन है कि भाई थीटा छोटा होना चाहिए, थीटा छोटा होना चाहिए, ठीक है, थीटा टेंडिंग टू जीरो, थीटा टेंडिंग टू जीरो हो तो बस वो पैराएक्सियल रेज होते हैं। बाकी जो रेज होती हैं उनका नाम अलग होता है, ठीक है। फॉर लार्ज थीटा, फॉर लार्ज थीटा एफ इज नॉट आर बाई टू, इन रेज को बोलते हैं मार्जिनल रेज, इन रेज को बोलते हैं मार्जिनल रेज, ठीक है। जिनके लिए अगर आपको एफ निकालना हो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और फोकल लेंथ कुछ भी आ जाती है, कुछ भी आ जाती है भाई, कुछ भी आ जाती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, रूपेश ने एक और बात बोल दी भाई, रूपेश ने अच्छा ऑब्जर्वेशन लिया। रूपेश ने बोला इसका मतलब है कि सारी पैरेलल रेज एक जगह से पास नहीं होंगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फोकस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पैरेलल रेज, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये पैरेलल ये यहां से पास हो रही है, सोच के देखो ये वाली पैरेलल रे कहां से पास होगी, ये तो और बड़ा एंगल बनाएगी, जितना बड़ा एंगल बनाएगी cos थीटा उतना छोटा होता जाएगा, ये पार्ट उतना बड़ा होता जाएगा और फोकल लेंथ उतनी छोटी होती जाएगी, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं मगर ये इधर से पास कर गई, ये इधर से पास कर गई, और थोड़ा दूर ले जाएंगे तो कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। गलत नहीं पढ़ा रहे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि गलत पढ़ा रहे हैं बचपन से, ठीक है। बचपन से आपको एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो बताया, मगर फिर छुपा गए बात, छुपा गए और सीधे ये केस पढ़ा दिया, सीधे ये केस पढ़ा दिया, ये बिना बताए और ये बिना बताए, ये थोड़ा गलत तरीका होता है, विच इज नॉट गुड। आप बता दो बच्चे को कि ये होता है और हम यही पढ़ेंगे, हमारे लिए अब यही है, जिससे उसको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें उसको क्लैरिटी से समझ में आ जाती हैं कि भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बनती, इमेज ब्लर क्यों बन जाती है बड़े मिरर्स में अगर कॉन्वेक्स कॉनकेव हो, ठीक है। आपने कभी शार्प इमेज नहीं देखी होगी बड़े कॉन्वेक्स मिरर में या बड़े कॉनकेव मिरर में, ठीक है। शार्प इमेजेस बनना मुश्किल हो जाता है जितना बड़ा मिरर हो, क्योंकि बहुत बहुत सारी पैरेलल रेज जाके अलग अलग फोकस पे मिलने लग जाती हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये बात हुई हमारी मार्जिनल रेज की और पैराएक्सियल रेज की, और ये हमारा एक पार्ट। एक क्वेश्चन कर दो इस पे, एक क्वेश्चन कर दो, ठीक है। आपको क्या है, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फाइंड थीटा, फाइंड थीटा मतलब वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे which is parallel to principal axis, which is parallel to principal axis, and after reflection, after reflection passes, strikes the pole, after reflection strikes the pole। ओहो, पोल पे ही टकरा गई भाई, अजीब सी रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी मगर यहां से कुछ ऐसा हुआ कि ये एंगल बराबर है थीटा थीटा, और ये पोल पे चली गई, ये पोल है, ठीक है, ये पोल पे चली गई। बताओ भाई जल्दी से, ठीक है। हाँ, फोकस सबके लिए अलग अलग होता है, बिल्कुल आपके लिए भी अलग अलग फोकस है, कोई किसी पे फोकस कर रहा है, कोई किसी पे फोकस कर रहा है, पढ़ाई पे फोकस करो सब लोग नालायक हो। हाँ, आंसर आ गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। आपने फोकल लेंथ को 0 कर दिया और फोकल लेंथ अभी निकाली r माइनस आर बाई टू कॉस थीटा, तो 0 रखते ही कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है। कई बार वो ये भी पूछ लेते हैं किस हाइट पर स्ट्राइक किया है, ठीक है,
किस हाइट पर प्रिंसिपल एक्सिस से उसने स्ट्राइक की है, तो आप ये 60 डिग्री बोल देते हैं। ये r होता है तो हाइट की वैल्यू आ जाती है h इज इक्वल टू r साइन 60। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, एक ही बात है, एंगल पूछ लिया तो ये तो पूछ ही सकते हैं। हाँ, इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई ये रे भी ना वापस से पोल पे स्ट्राइक की तो ऐसी जाती है और फिर वापस ऐसी चली जाती है। ठीक है, तो ये शायद ओलंपियाड का आया हुआ क्वेश्चन है। ये अल्फा वापस से ये थीटा थीटा बना देते हैं, थीटा थीटा, और ये वापस से पैरेलल चली जाती है। रे पैरेलल हो रही है मिरर से वापस, मगर 3 रिफ्लेक्शंस के बाद, ठीक है, तो ये एक अच्छा और थोड़ा भारी और थोड़ा ट्रिकी बट स्टिल फेमस सिचुएशन है। ये ओलंपियाड में एक्सप्लॉइट हो चुकी है। ठीक है, उन्होंने यही क्वेश्चन दिया था और बोला था कि भाई रे डायग्राम बना के हमें बताओ जाएगी किधर, जाएगी वो वापस पैरेलल चली जाएगी। ये एंगल 60 था, ये भी 60 था, सब एंगल भी पूछ लिए थे, सब आ जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई ये बात? इज इट क्लियर? हाँ जी, तो बोलेंगे हाँ मास्टर जी क्लियर है क्या? ओवरलोडेड तो नहीं लगता ना भाई? ठीक है, कि ये क्या क्या बता दिया, हम कैसे इसको समेटें? ओवरलोडेड नहीं लगना चाहिए। आप बोलेंगे तो मैं कंटेंट को थोड़ा माइल्ड और थोड़ा डाइल्यूट कर दूंगा, बट हाँ ओवरलोडेड नहीं लगना चाहिए लोगों को। ठीक है, पता लगे 2-4 लोगों को ऐसे लगा कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं फील भी नहीं करना है, फील हो तो मुझे बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि चीज़ों को सिंपल रखा जाए। हाँ, मगर सिचुएशन बहुत सारी हैं, तो वो सारी सिचुएशंस आपके सामने आ जाएं जिससे आपको चीज़ें नई ना लगें। ठीक है, ये मेरी, हाँ ठीक है ना? ओके ओके, चलिए अब से आगे, इससे आगे कभी कभी लगता है ठीक है, इससे आगे हम जब बातें करेंगे ना तो पैराएक्सियल रेज की बातें करेंगे इन जनरल। ठीक है, अगर आपको एंगल नहीं दिया है कि भाई एक पैरेलल रे है, वो मिरर से, कॉनकेव मिरर से इस एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, ये नहीं दिया है, या फिर ऐसा नहीं दिया है कि कॉनकेव मिरर की रेडियस r है और वो r/2 हाइट पर स्ट्राइक कर रही है फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो आप रे को डिफॉल्ट पैराएक्सियल मान लेंगे। ठीक है, चूचपड़ नहीं करनी आप। ठीक है, हमने सारी चीजें क्लियर की और क्लियर करने के बाद उस डब्बे को वापस से बंद कर रहे हैं कि भाई मार्जिनल रेज के क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ भाई, लेक्चर के बाद ही तो मिलता है, बिल्कुल लेक्चर के बाद ही आ जानी चाहिए पीडीएफ, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, मैं तो बिल्कुल खत्म कर देता हूँ, बोल देता हूँ चढ़ा दो पीडीएफ। ठीक है, दैट इज, इसमें मेरा कोई रोल है नहीं। ठीक है, तो यही स्टूडियो वाले लोग ही करते हैं और मैं बोल देता हूँ फास्ट हो जाए काम। ठीक है, आपने मुझे बताया, बिल्कुल आज से कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी आपको लेक्चर पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, और कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानियां खत्म हो जाएं। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, चलो, हाँ नो चुपड़ चपड़ ठीक है, चलो ठीक है, तो अब हमारे लिए डिफॉल्ट रेज आर पैराएक्सियल। डिफॉल्ट हमारी जो रेज हैं वो पैराएक्सियल रेज है। ठीक है, जो बहुत छोटा एंगल बना रही है, आगे की डेरिवेशंस वगैरह भी उसी से होती हैं, सारे छोटे एंगल्स होते हैं, तो इसलिए हम टेन थीटा को थीटा, साइन थीटा को थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा ले लेते हैं और डेरिवेशन कर देते हैं, आसानी से हो जाता है काम। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या है हमारी? साइन कन्वेंशन होगी, इंपॉर्टेंट पेज है, काफी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है, इसको साथ साथ लिख भी सकते हैं। ठीक है, काफी कम लिखा हुआ है। ठीक है, यही काम की बातें हैं। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज टेकन एज पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन रहेगी हमारी पूरे चैप्टर में यही साइन कन्वेंशन रहेगी, एक ही साइन कन्वेंशन है। जिधर से रे आ रही है उस डायरेक्शन को, उस
डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिधर से, तो मैंने गलत बोल दिया, इंसिडेंट रे जहां जा रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, बार बार मेरे हाथ को देखेंगे, जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, ऑल द डिस्टेंस विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, जो भी दूरियां हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नापी जानी है वो पोल से नापी जाएंगी, वो पोल से नापी जाएंगी मिरर के। ठीक है, पोल क्या था? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। फिर बात करते हैं ऑल द डिस्टेंस विच आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस से नापे जाएंगे। ठीक है, सारी दूरियां जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से नापी जाएंगी। ठीक है, UVF, U को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। V को बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, अगेन इट विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। F को बोलेंगे फोकल लेंथ। और अब हमारे लिए FR/2 है। ठीक है, तो हम भी वहीं पहुंचते हैं जहां 10th से आपको रखा हुआ था। तो ये बोलना बहुत ही गलत बात है कि 10th में गलत पढ़ा दिया। 10th में गलत नहीं पढ़ाया, और लिमिटेशन भी थी यार, आपका दिमाग समझता ही नहीं, दिमाग थोड़ा गोल हो जाता, पढ़ना छोड़ देते। तो पहले थोड़ा थोड़ा ही बताते, पर हाँ वहां ये बता देना चाहिए कि भाई F=R/2 फॉर एक टाइप ऑफ रेस जो हम पढ़ रहे हैं, इससे अलावा हम अभी पढ़ नहीं रहे, आगे और पिक्चर बाकी। हाँ बिल्कुल गिरीश, ये काम किया जा सकता है कि रोडोव के क्वेश्चन में मार्क करा दूं और आप का एक सेशन ले लिया जाए उसके बाद, जिसमें मैं एरोडोव के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूं। वैसे एरोडोव में इतने मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, एरोडोव इसको करने के बाद आपको एरोडोव मुश्किल लगेगी नहीं। ठीक है, हाँ आसान लगेगी। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ उतने क्वेश्चंस और उस क्वालिटी के क्वेश्चंस करने के बाद एरोडोव विल बी एन इजी बुक। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की। अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की। पहले मिरर फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, फिर हम इस स्लाइड पर आते हैं। ठीक है, इस स्लाइड पर भी बाद नहीं आएंगे। एक सेकेंड यार, क्या स्लाइड का ऑर्डर, रे पैरेलल टू, अच्छा हाँ ठीक है। क्या है, आप रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? आप रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो हमने सिंपल सा रूल, दो रूल है हमारे। हाँ ठीक है ठीक है, तो दो रूल्स है हमारे, इन्हीं दो रूल से हमारी सारी रे डायग्राम बन जाएंगे। बहुत ही सिंपल से रूल्स। ठीक है, रूल क्या कहता है भाई? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मस्ट पास थ्रू फोकस। ठीक है, मस्ट पास थ्रू फोकस। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे कहता है कि भाई इसको मैं अगर यहां उल्टा कर दूं तो यहां भी उल्टा हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा था। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आपने एक जगह एरो पलटा दिया तो पूरा एरो हर जगह पलट जाता है। ठीक है, तो जो रे फोकस से पास करके जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, दूसरा रे थ्रू सेंटर, रे थ्रू सेंटर विल बी नॉर्मल ऑब्वियसली। सेंटर से जो रे पास करेगी वो नॉर्मल होगी। ये रे नॉर्मल है, ये रे नॉर्मल है। नॉर्मल रे तो रिट्रेस करती ही है अपना पाथ, कॉमन सेंस है तो। ठीक है, तो दोनों ही बातों में हमने कुछ ऐसा नया नहीं सीखा, पर हाँ क्योंकि पहले वाली तो डेफिनेशन है फोकस की, पहले वाली तो फोकस की डेफिनेशन है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से पास करती है जिसको फोकस बोलते हैं। और दूसरी तो कॉमन सेंस है कि भाई नॉर्मल रे डालोगे तो वो वापस आ जाएगी, तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ बिकॉज इट इज नॉर्मल, तो वापस सेंटर से पास कर जाएगी। और इन दो रे से हम सारे डायग्राम बना लेंगे।
कई जगह हम एक और रे का यूज करेंगे, वो उसके बिना भी काम चल जाता है कि वो जो पोल पे स्ट्राइक कर रही है, जो पोल पे स्ट्राइक कर रही है उसमें भी हमने कुछ तीर नहीं मारे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करेंगे। ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वो उसी एंगल पे चली जाती है, पोल पे स्ट्राइक कर रही होती है। ठीक है, कॉमन सेंस। ओके, तो ये रूल से हम सारे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स बनाएंगे। इन रूल्स को याद रखें क्योंकि अच्छे क्वेश्चन भी इन्हीं रूल से सॉल्व होंगे। ठीक, हाँ। फिर हमने कहा चलो इसमें देख लेते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स में इस पर आ जाते हैं, इस पर। हाँ, ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कैसे होता है, ये डेरिवेशन आप करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूं। ठीक है, बहुत छोटा सा हिंट है, इसको h मान लो, इसको h मान लो। ये हो गया v, ये हो गया u और ये हो गया r। ठीक है, ये एंगल हो गया गामा, ये बीटा, ये अल्फा और ये थीटा, ये भी थीटा, कुछ कुछ है। तो गामा क्या है, बीटा क्या है, अल्फा क्या है, थीटा की टर्म्स में कुछ कुछ आप लिख सकते हो। कोई पूछे थीटा क्या है, तो थीटा हम बोल सकते हैं, थीटा कैसे निकालें, हाँ, गामा। ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो गामा कैसे लिखेंगे, गामा लिखेंगे 2 थीटा प्लस अल्फा, 2 थीटा प्लस अल्फा। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे ही बीटा कैसे लिखेंगे, बीटा लिखेंगे थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब सारी चीजों में हम 10 का यूज करेंगे, 10 गामा, 10 अल्फा, 10 बीटा। ठीक है, 10 अल्फा इज नथिंग बट अल्फा। क्यों, क्योंकि सारे एंगल छोटे हैं, थीटा छोटा तो सभी छोटे हो जाएंगे। ठीक है, ऑल एंगल्स आर स्मॉल, ऑल एंगल्स आर स्मॉल, ऑल एंगल्स आर स्मॉल। सारे एंगल छोटे हैं, छोटे छोटे एंगल होने की वजह से ये रेज जो है वो पैराएक्सियल रेज है, और ये जो हम फॉर्मूला आप डिराइव कर रहे हैं वो इसी के लिए वैलिड है। इतना पता होना हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो 10 अल्फा, अल्फा लिख दिया, अल्फा या 10 अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी क्या, h बाय वी, अल्फा अल्फा h बाय यू। ठीक है, ऐसे ही 10 गामा लिख दिया, 10 गामा इज गामा विच इज h बाय वी, और 10 बीटा इज बीटा which is how much, is how much 10 by h by r। ठीक है, और सॉल्व कर लिया कुछ कुछ। ठीक है, इस सब को सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ या 1 बाई आर बाई 2। ठीक है, यू विल गेट इट, यू विल गेट इट। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला हो गया जिसको हम आगे यूज करेंगे थ्रू आउट दी चैप्टर। 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। मिरर फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ये पैराएक्सियल रेज के लिए वैलिड है, और इसके साथ साथ एक दो और डेफिनेशन। एक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इसकी कॉमन बेसिक डेफिनेशन कि इमेज बाय ऑब्जेक्ट। हाँ, 10th में किया था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस सिचुएशन में यहां माइनस वी बाई यू भी आ जाती है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। दूसरा, इस मैग्निफिकेशन को लेटरल बोलते हैं, क्योंकि एक और मैग्निफिकेशन हम पढ़ेंगे जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। लेटरल का मतलब लेटी हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में जो मैग्निफिकेशन हो, सॉरी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो हो रही है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो होगी उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। ये लेटरल है। ठीक है, हाइट की बात कर रहे हैं ना, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रूव कर सकते हैं इसको। फिर एक और फॉर्मूला होता है पावर ऑफ मिरर। पावर इज बाय डिफॉल्ट मेजर्ड इन
डायोप्टर्स ये यूनिट होती है पावर की। ठीक है, आप मिरर खरीदने जाएं बड़े बड़े तो डायोप्टर्स में पावर मांगेंगे जो कि होगी -1/f फोकल लेंथ ऑफ मिरर इन मीटर्स। अगर आप मीटर में फोकल लेंथ बता दोगे 1/f करके तो हम पावर डायोप्टर्स में बता देंगे। ठीक है, ये 3 एक्सप्रेशन पैरा एक्सियल रेज के लिए हम यूज करेंगे पूरे चैप्टर में, यही बातें चलती रहेंगी। ठीक है, ठीक है। राजू ने बोला अभी तक 10th वाला ही चल रहा है, कुछ नया नहीं आया। बेटे बहुत सारी चीजें नई आई हैं। ठीक है, हाँ, नेगेटिव क्यों आया पॉजिटिव क्यों नहीं, ये साइन कन्वेंशन की वजह से आया है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन की वजह से आया है। नहीं नहीं, अभी रियल पॉजिटिव वगैरह मत लो, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव मत लो। ठीक है, ओके। रियल पॉजिटिव है, वर्चुअल नेगेटिव, ये सब धोखा है, ये सब धोखा है, ये सब गलत बातें हैं। अभी हम इन एक्सप्रेशंस को अप्लाई करना सीखेंगे। हाँ, नेगेटिव क्यों है वो भी मैं बताऊँ, नेगेटिव क्यों आया वो भी मैं बताऊंगा, पर अभी याद करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ प्लस आता है, बाकी सब जगह नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके ओके, गॉट इट। तो बस अभी हम इन 3 एक्सप्रेशंस को अप्लाई करना सीख रहे हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इनको ग्रेजुअली एडवांस क्वेश्चंस में जाएंगे। हाँ, अब ये भी आपने 10th में किया था। ठीक है, ये भी आपने 10th में किया था। हाँ, अभी अभी आर्यन क्वेश्चंस करेंगे तो साइन कन्वेंशन हम पूरी डिटेल में दोबारा देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है भाई, जब ऑब्जेक्ट ये कॉनकेव कौन से, हाँ, कॉनकेव मिरर की इमेजेस वगैरह बता रहे हैं कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने पर कैसी इमेज बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, रियल बनती है, ये बनता है, वो बनता है। ये सब हमें रटवाते थे 10th में। हाँ, ठीक है, हमें रटना नहीं, हमें रटना नहीं है, हमें इमेज बनानी आनी चाहिए, हमें कॉमन सेंस पता होना चाहिए। तो अभी हम एक डायग्राम से इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि इमेज बनती कैसे। ओके, तो पर पता रहे और अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इन्फिनिटी पर इमेज इन्फिनिटी पर फोकस पे बन जाती है, और सॉरी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो फोकस पे इमेज बन जाती है। इसका उल्टा भी ट्रू है, फोकस पे ऑब्जेक्ट हो तो इन्फिनिटी पे इमेज बन जाती है। ये रहा। ठीक है, ये दोनों एक ही भाई हैं, बोथ आर सेम थिंग, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा दो। ठीक है, और इसमें भी यही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन जाती है। ठीक है, फिर हाँ, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को लाए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ तो इमेज फोकस से सेंटर की तरफ जाने लगती है। ये थोड़ा आइडिया अगर आप रखोगे ना तो आप गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, गलतियां मतलब अगर आपने मिस्टेक कर भी दी कैलकुलेशन में तो ये लॉजिक आपको रोक देगा फाइनल आंसर देने से। अबे ऐसा तो नहीं होता यार, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ओके ओके, हाँ, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, याद है। तो फिर अब सेंटर पे आ जाते हैं तो सेंटर पे इमेज बन जाती है। सेंटर से आगे ऑब्जेक्ट ले जाते हैं तो इमेज पीछे चली जाती है, और अब बहुत तेजी से जाएगी क्योंकि उसको इन्फिनिटी पे पहुंचना है। यहाँ आप सेंटर से फोकस तक ऑब्जेक्ट लेकर जाओगे, इमेज जो है वो सेंटर से इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। ऑब्जेक्ट को फिर आप आगे ले जाओगे तो इमेज पीछे हो जाती है और वर्चुअल हो जाती है, पीछे हो जाती है और वर्चुअल हो जाती है। तो बहुत बहुत ध्यान से सुने इस बात को। एक कॉनकेव मिरर के अगर मैं पास हूं, कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के पास है तो इमेज आगे दिखती है और बड़ी दिखती है। ठीक है, तो मुझे अगर अपना मुंह देखना है छोटे से मिरर में, मुझे अपना मुंह देखना है छोटे से मिरर में, या कहें मुझे मुंह बड़ा करके देखना है जिससे कि मैं अच्छे से शेव वगैरह कर पाऊं, तो मुझे यहाँ कौन सा मिरर रखना चाहिए पास में? मुझे अपना मुंह बड़ा करके मिरर के पीछे देखना है। ऐसे करके तो देखूंगा, इधर बन जाएगी इमेज, थोड़ी भी देखूंगा। तो बिल्कुल सही बात है, शेविंग मिरर। शेविंग मिरर कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए शेविंग मिरर? शेविंग मिरर शुड बी अ कॉनकेव मिरर। डॉक्टर जो है जो आपके मुंह में ऐसे करके वो जो भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, हाँ, ठीक है, वो भी कॉनकेव मिरर होता है क्योंकि दांत के काफी क्लोज लाता है वो, और उसको बड़ा दांत पीछे की ओर दिख रहा होता है।
ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं इस टाइप की सिचुएशन के। ठीक है, हाँ अब आ जाते हैं सुपर बेसिक कंसेप्ट पे कि भाई इमेज कैसे देख सकते हैं। ठीक है, एक ये रे है जो इन्फिनिटी से आ रही है और फोकस से पास हो रही है। ठीक है, और ये रही इसकी अच्छा नहीं बना, बाइसेक्टर के अलॉन्ग जाना चाहिए। हाँ, अभी ठीक है, ये थीटा और ये भी थीटा। ठीक है, तो एक केस तो जस्ट इसका उल्टा हो गया, फोकस से पास करने वाली रे इन्फिनिटी चली जाएगी। ठीक है, अब देखें, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत 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 ध्यान से। कोई रे इधर से आ रही है, इधर से अलग अलग कलर की रे बनाऊंगा मैं, पिंक पिंक कलर की रे आ रही है इधर से, तो पक्की बात है वो किधर से आ रही होगी, ये इन्फिनिटी से थी, ये इन्फिनिटी से थोड़ा नीचे हो गई, वो किधर से आ रही होगी, ऑब्वियसली वो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं से आ रही होगी। ठीक है, वो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं से आ रही होगी, तो जाएगी कहाँ, कम एंगल बना रही है तो कम एंगल पे ही जाएगी, कम एंगल बना रही है तो कम एंगल पे ही जाएगी। अल्फा अल्फा हो गया, अल्फा छोटा एंगल था। ठीक है, जाएगी कहाँ, कम एंगल पे जाएगी, तो सेंटर और फोकस के बीच में कहीं चली जाएगी। हाँ, इसको बना सकते हो, ये बहुत ही कंसेप्चुअल डायग्राम है, इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, अब इसका उल्टा, सेंटर वाली रे तो हमने बोला ही भाई नॉर्मल होगी, नॉर्मल रे नॉर्मल पे आ जाएगी। फोकस से आगे गए, फोकस वाली रे इसी को पलट दिया हमने, इसी को पलट दिया, यहां से अगर रे जाएगी, यहां ऑब्जेक्ट होगा तो यहां से रे जाएगी और वापस से सेंटर और इन्फिनिटी के बीच से पास होगी। ये भी सही है, ये भी आ गया। फोकस पे रख दिया तो ये होगा। अब फोकस से आगे चलते हैं, अब फोकस से आगे चलते हैं, फोकस से आगे कौन सी रे से चले, हरी रे से चलते हैं, हरियाली बनाते हैं। आगे गए और एक रे डाल दी ऐसे करके, ये रे तो बहुत बड़ा एंगल बना रही है बीटा नॉर्मल के साथ, तो ये बीटा एंगल पे ही जाएगी नॉर्मल के साथ, ये रहा बीटा। और ये रे तो मिल ही नहीं रही कहीं, ये तो डाइवर्जिंग रेज हो जाएंगी, तो इनको मिलाने के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा, इनको मिलाने के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा और पीछे यहां कहीं जाकर इमेज बनेगी। ठीक है, यहां कहीं जाकर इमेज बनेगी, तो ये भी समझ में आ गया भाई, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, और एक और केस हो गया, इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। ये ऐसे, इसका उल्टा क्या होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट वहां रखा था, तो रे यहां आ जाएगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। ये भी हमने समझ लिया, ये भी हमने समझ लिया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, उसकी इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी और रियल बनेगी। ठीक है, इस एक डायग्राम से आपने पूरी कॉनकेव मिरर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, बहुत ही शानदार बात है। हाँ ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें बिना, अब इसमें रटने की जरूरत नहीं है हमें, इसमें हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से हमने एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से सारी चीज पता कर ली कि कहाँ क्या बन रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं लॉ इतनी तोड़ू चीज होती है कि वो पूरी जो आप पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर को, प्लेन मिरर को अगर कोई मुझसे बोले कि सिर्फ एक बात अगर किसी बंदे को ढंग से समझ में आ जाए, तो मैं बोलूंगा भाई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ढंग से समझ में आ जाए, बाकी सब वहीं से आ जाता है। ठीक है, लॉ इज दैट स्ट्रॉन्ग थिंग। ठीक है, लॉ इतना सॉलिड चीज होती है। हाँ ठीक है, तो आप भी इसे समझें, अच्छा रहेगा, और इसके आगे हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सारे केसेस आप लोग कर सकते हैं, ट्राई करें। जो लास्ट पॉइंट था, क्या लास्ट पॉइंट था भाई, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, और हाँ इमेज चार्ट इसका भी हम बनाएंगे, इमेज चार्ट जैसे कि हमने इसका बनाया, इसका भी बना सकते हैं ये। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करके बनाएंगे, तो पैरेलल रे इधर चली जाती है। अब इससे किसी भी और एंगल पे अगर आप रे मारोगे, यहां से रे मारोगे तो पैरेलल चली जाएगी,
अब किसी और एंगल पे ऑब्जेक्ट रख दो तो अब तो ये ज़्यादा बड़ा एंगल हो गया। ठीक है, तो ये किधर जाएगी, ये किधर जाएगी, ये रहा इसका सेंटर, सेंटर से जोड़ने वाली नॉर्मल थी ये, अब ये बड़े एंगल पे आ गई, बड़े एंगल पे आ गई तो बड़े एंगल पे चली जाएगी। तो फाइनली ये यही इमेज बनाती है फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, और काम खत्म हो जाता है। चलो मिलेंगे, इस केस को हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ गए, बहुत बहुत बढ़िया। बाय बाय मास्टर जी, थैंक यू राजू भाई, लव यू टू, सेम हियर। होमवर्क डन, बहुत सही बात है यार, होमवर्क भी हो गया। ओवर भी कैसे लगा, खुद कर रहे थे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।